गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई थिंक्स ऑल ऑफ यू वेरी वेल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th के फर्स्ट वीडियो के बारे में, जिसमें से कि सबसे फर्स्ट लेसन आप लोग का है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिसके बारे में हम लोग को लेसन फर्स्ट में, यूनिट फर्स्ट में डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को हम लोग बिना किसी देरी के। और जो भी सब्सक्राइबर जो या फिर जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हों, लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस चैप्टर को। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग को देखना है कि इस केमिस्ट्री का जो डिफिनीसन है वो मेन क्या है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री का डिफिनीसन। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, डिफिनीसन आपका एकदम बिल्कुल ईजी है यहाँ पे। Chemistry is the branch of science that deals with the composition, structure and properties of matter. Chemistry is called the science of atom and molecule. तो ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग, chemistry is called the science of atom and molecule. तो केमिस्ट्री जो एक है साइंस का ब्रांच है बच्चों। तो इसमें जो साइंस का ब्रांच है इसमें हम लोग को स्टडी करना है कंपोजिशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, तो इस टर्म से आप लोग क्या समझ रहे हैं? कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी मैटर के स्ट्रक्चर के बारे में, प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसके कंपोजिशन के बारे में स्टडी किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग जो देख रहे हैं टर्म दिया है, केमिस्ट्री इज कॉल्ड द साइंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। और केमिस्ट्री को जो होता है साइंस जो है ये एटम और मॉलिक्यूल का है, यानी एटम्स के और मॉलिक्यूल्स के भी इसको हम लोग साइंस बोला जाता है। ठीक है, अब ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं हम लोग। बहुत ही ब्रांच केमिस्ट्री के ब्रांच है, जिसमें से कुछ ब्रांचेज यहाँ पे आप लोग को दिया हुआ है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ठीक है, ये सब ब्रांचेज आपके केमिस्ट्री के दिए हुए हैं। अभी भी बहुत सारा ब्रांचेज है जो इसमें नहीं दिए हुए हैं, जैसे एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, ठीक है, मेडिसिन केमिस्ट्री, यानी कि बहुत सारे केमिस्ट्री हैं जो कि यहाँ पे अभी दिया नहीं हुआ है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग जो ब्रांच दिया हुआ है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आप लोग को पढ़ना मेनली इसमें से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और फिजिकल ही पढ़ना है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करना, समझना है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग कहते किसे हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, स्पेशली हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो एक केमिस्ट्री का ब्रांच है ऑर्गेनिक, जिसमें हम लोग कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं, और स्पेशली हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव, और इसके डेरिवेटिव जो होते हैं कौन कौन से होते हैं इसमें हम लोग ध्यान देंगे। कार्बन, हाइड्रोजन, और कौन डेरिवेटिव हो जाएंगे? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड, ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। ध्यान दीजिएगा कि और डेरिवेटिव ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर इसमें होते हैं। क्लियर? चलिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। और एक चीज़ और कि इसमें जो है केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कार्बन की ही बात करते हैं और उसके कंपाउंड्स की, और कुछ डेरिवेटिव जैसे हमने आप लोग को बताया याद रखने के लिए कौन कौन से हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच डील्स विथ द स्टडी of compounds of all other elements except carbon. It largely concerns itself with the study of minerals found in the earth crust. ठीक है, स्पेशली यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स एक्सेप्ट कार्बन, यानी कार्बन को छोड़ करके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसका स्टडी हम लोग इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। इट लार्जली कंसर्न itself with the study of minerals found in the earth crust। जो अर्थ क्रस्ट में मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसा कि 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसका स्टडी हम लोग इसमें ज़्यादा करते हैं। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं हम लोग। तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल और उसके फिनोमेनन के बारे में देख लेते हैं हम लोग। आसानी से इसको हम लोग देखते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है? द एक्सप्लेनेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल गवर्निंग वेरियस केमिकल फिनोमेना
is the main concern of the branch is basically concerned with law and theory of different branches of chemistry. तो फिजिकल केमिस्ट्री को हम लोग आसानी से चाहें तो हम लोग इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ द रूल्स एंड द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द केमिस्ट्री इज नोन एज फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री का ऐसा ब्रांच जिसमें कि हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड उसके रूल्स के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का एक्सप्लेन करके भी दिया हुआ है, इसको हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, तो जो भी केमिकल्स जो हैं इंडस्ट्रीज में बनते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में स्टडीज किए जाते हैं। द केमिस्ट्री इन्वॉल्व इन द इंडस्ट्रियल प्रोसेस स्टडी अंडर द ब्रांच। तो इस इंडस्ट्री में जो भी केमिकल्स बनाए जाते हैं उस केमिकल उसमें हम लोग इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंतर्गत उसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री, दिस ब्रांच डील्स विद द क्वांटिटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। तो इसमें हम लोग क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव दोनों चीज़ों का एनालिसिस करते हैं बहुत से सब्सटेंसों का। तो और आगे हम लोग बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री के। बायोकेमिस्ट्री, दिस ब्रांच डील्स विद द केमिकल चेंज गोइंग ऑन इन द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो अब बायोकेमिस्ट्री में हम लोग किसकी बात करेंगे कि जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं ह्यूमन बॉडी में, प्लांट्स में, ठीक है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जितने भी जीव जंतु पृथ्वी पे एनिमल्स हैं सबके बारे में स्टडी करते हैं, तो वो बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत आ जाता है। अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री देख लेते हैं हम लोग। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर रिएक्शन सच एज अ न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, अब यहाँ पे देखते हैं ट्रांसम्यूशन प्रोसेस ETC स्टडी अंडर दिस ब्रांच। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन जिसपे कि एटम बम बनाए जाते हैं, आप लोग 10th में पढ़े होंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है, ठीक है, और न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन पे आपका एटम बम बनता है और न्यूक्लियर फ्यूजन पे हाइड्रोजन बम बनता है, क्लियर। तो ये जो प्रोसेस होता है न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, जिसमें से कि कोई एक बिग मालिक्यूल है और वह कन्वर्ट होकर के छोटे छोटे मालिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है जिसमें कि लार्ज अमाउंट में एनर्जी निकल रही है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाता है। और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, इसमें कि छोटे छोटे दो मालिक्यूल आपस में जुड़ते हैं और उसके टकराने से एनर्जी जो होती है इमिट होती है, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, क्लियर। आगे हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। एवरी सबस्टांस, जितने भी सबस्टांस हैं यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे, एवरी सबस्टांस हैज़ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। These properties can be classified into two categories, physical properties and chemical properties। तो मैटर के प्रॉपर्टीज़ के बारे में और मेजरमेंट के बारे में कुछ देखेंगे हम लोग यहाँ पे। एवरी सबस्टांस हैज़ यूनिक और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़, जितने भी सबस्टांस होते हैं उनका यूनिक और एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होता है। दिस प्रॉपर्टी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट। तो दो पार्टों में यहाँ पे हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है, पहला केमिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा है फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा है केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर दोज प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और कंपोजिशन ऑफ सबस्टांस। एग्जाम्पल कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होता है इसमें कि विदाउट चेंजिंग इन द आइडेंटिटी, यानी उसके कुछ आइडेंटिटी में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, और कंपोजिशन ऑफ सबस्टांस, यानी सबस्टांस के कंपोजिशन में भी कोई चेंज नहीं होने वाला है, तो उसको हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी। जैसे मान लीजिए कोई रेड है, रिएक्ट करने के बाद येलो हो जाता है, तो वो आपका केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाएगा। लेकिन रेड है, रेड ही रहा है, लेकिन उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो हीट करने पे वो जो होता है मेल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया। बॉइलिंग भी करते हैं, ऑर्डर, कलर, ये सब आपका हो जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्लियर। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे दिया हुआ है, आपका देख सकते हैं इजीली आप लोग। द केमिकल प्रॉपर्टीज आर कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ डिफरेंट सबस्टांसेस। दिस इंक्लूड एसिडिटी और बेसिसिटी, combustibility,
etc. Many properties of matter such as length, area, volume, etc. are quantitative in nature. Metric system was based on the decimal system. और मैट्रिक सिस्टम जो है वो डेसिमल पे बेस्ड है. केमिकल प्रॉपर्टीज में देख लीजिए एक बार फिर से. कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ डिफरेंट सबस्टेंसेस, दिस इंक्लूड एसिडिटी, बेसिसिटी, combustibility, etc. properties of matter such as length, area, volume, etc. are quantitative in nature. क्लियर. तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो होता है इसमें हम लोग बात करते हैं सबस्टेंस के एसिडिटी के बारे में, बेसिसिटी के बारे में. फिर वो बर्निंग होता है तो उसको कंबसन बोलते हैं. तो बर्न होके किस सबस्टेंस में चेंज हो रहा है उसके बारे में बात. यस, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कुछ द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट. इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट देखते हैं, यानी एसआई यूनिट हम लोग बोलते हैं. इन बेस यूनिट अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे 7 सिस्टम जो हैं आपके यहाँ पे दिए हुए हैं, जो कि क्वांटिटी है, कौन कौन सा है. लेंथ है, इसका यूनिट मीटर होता है, आपको पता है. मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम. क्लियर. फिर टाइम का सेकंड होता है, टेम्परेचर का केल्विन. ठीक है. अब अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, सबसे ज़्यादा यूज होने वाले केमिस्ट्री में जो चीज़ है इसका होता है यूनिट मोल्स, और मोल इसका जो होता है सिंबल होता है. इलेक्ट्रिक करंट का होता है एम्पियर, पता है आप लोग को. और लुमिनस इंटेंसिटी का होता है कैंडिला. ठीक है. तो ये एसआई यूनिट दिया हुआ है यहाँ पे. फिर प्रीफिक्सेस इन एसआई सिस्टम, कुछ प्रीफिक्सेस हैं जो एसआई सिस्टम में इंक्लूड होते हैं. प्रीफिक्सेस मतलब कि जो कि प्रीफिक्स, और एक चीज़ होता है जैसे मान लीजिए प्रीफिक्स का मतलब ये होता है कि जो चीज़ पहले जुड़ता है किसी नंबर डिजिट में. जैसे हमने यहाँ पे मान लीजिए इंक्लूड किया है यूनिट में मीटर. ठीक है. लेंथ का मीटर यूनिट होता है. प्रीफिक्स का यूज कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए अब हमारा लिखा है पिकोमीटर, तो पिको क्या हो गया, प्रीफिक्स. और बाद में जो जुड़ रहा है मीटर, तो इसको हम लोग कहेंगे सफिक्स. क्लियर. तो ऊपर जो हमारा जो यूनिट दिया हुआ है उसको हम लोग सफिक्स बोलते हैं और इसको प्रीफिक्स बोलते हैं. तो प्रीफिक्स में देखते हैं हम लोग, पिको का हमारा जो सिंबल होता है 10⁻⁻12 होता है पिकोमीटर को. ठीक है. नैनो बोलते हैं 10⁻⁻9 को. माइक्रो बोलते हैं 10⁻6 को. मिली बोलते हैं आपका 10⁻3 को. सेंटी बोलते हैं 10⁻2 को. डेसी बोलते हैं 10⁻1 को. डेका बोलते हैं आप लोग आपका 10 को. हेक्टो बोलते हैं 10⁻2 को. किलो बोलते हैं 10⁻3 को. मेगा बोलते हैं 10⁻6 को. गीगा बोलते हैं 10⁻9 को. और टेरा बोलते हैं 10⁻12 को. और इसका सिंबल आप लोग देख सकते हैं PN. फिर यहाँ पे आपका म्यू दिया है, ये जो यू के टाइप का दिया है म्यू बोलते हैं इसको. फिर मिली को MC, सेंटी, डेसी को D से, डेका को DA से, हेक्टो को H से, किलो को K से, मेगा को M से, गीगा को G से, और टेरा को T से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. मास एंड वेट. ठीक है. मास एंड वेट की बात कर लेते हैं. अब हम लोग यहाँ पे जो कुछ क्वांटिटी है इसके बारे में डिस्कशन करना है हम लोगों को यहाँ पे. तो मास एंड वेट के बारे में यदि हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे, तो देखते हैं मास ऑफ अ सबस्टेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, वाइल वेट इज द फोर्स एक्सट्रैक्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट. तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे आपका डिफिनीशन मास का दिया हुआ है. मास ऑफ अ सबस्टेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, वाइल वेट इज द फोर्स एक्सट्रैक्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि जितनी ग्रेविटी से अर्थ किसी सबस्टेंस को अपनी तरफ खींचता है यानी अट्रैक्ट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं वेट. और मास क्या होता है, वो अमाउंट ऑफ मैटर होता है कि मैटर कितना है. ठीक है. द मास ऑफ अ सबस्टेंस इज कांस्टेंट वेयर एज वेट इज may vary from one place to another place due to change in gravity. The mass of substance can be determined very accurately by using an analytical balance. तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है, मास में और वेट में आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है. तो मास जो होता है वो अमाउंट ऑफ मैटर जो होता है उस पर डिपेंड करता है. वेट जो होता है जिस ग्रेविटी से किसी मैटर को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उसको हम लोग वेट बोलते हैं.
मास जो होता है वो वेरी नहीं करता है, वेट वेरी करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। जैसे मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे वेट हमारा जो है यहाँ पे, ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को, वेट हमारा जो है यहाँ पे 60 kg है। तो मून का जो ग्रेविटी है, अर्थ के ग्रेविटी का कितना है 1/6 है। तो मून पे हमारा जो वेट होगा वो कितना हो जाएगा 10 kg, लेकिन मास जो है वो 60 ही रहेगा। मास कितना रहेगा 60। तो मास में और वेट में मेन डिफरेंस ये है कि मास जो है वो वेरी नहीं करता है, वेट जो है वेरी करता है। क्लियर। वॉल्यूम देख सकते हैं आप लोग, वॉल्यूम का डिफिनीसन, डेंसिटी का, टेम्परेचर का, ये जो डिफिनीसन है आप लोग इसको आप लोग वीडियो को पुश करके राइट कर लेंगे। क्लियर। और यहाँ तक बच्चों आप लोग क्लास 11th वाले यहाँ तक नोट्स को आप लोग प्रिपेयर कर लेंगे। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक साइंटिफिक नोटेशन जो है, सिग्निफिकेंट फिगर है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों यहाँ तक आप लोग नोट्स को प्रिपेयर करिए, वीडियो को देखिए, और कोई भी आपको यदि प्रॉब्लम्स आती है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग आसानी से कोई प्रॉब्लम्स को, डाउट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।